हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवेस स्टडी ग्रुप। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्रुप ऑफ 20 मीन्स G20 के इंट्रोडक्शन के बारे में। हमने हर जगह सुना, इस साल पूरे साल यही डिस्कशन होते रहा कि G20 जो है वो इंडिया में हो रही है, G20 हो रही है। आप कहीं भी घर से बाहर निकले, हर जगह आपको बड़े बड़े बैनर दिखाई दिए होंगे G20 के बारे में, है ना। लेकिन इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसको इस्टेब्लिश क्यों किया गया था, कौन से ईयर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ये क्या रोल प्ले करता है पूरे वर्ल्ड में, इसके बारे में मैं आपको इस शॉर्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो ये है मेरा नाम और ये है मेरा इन शॉर्ट पूरा इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1999। G20 is a group of 19 countries and EU which serve as a platform for finance minister and central bank governors to discuss international and financial issues। ठीक है, मतलब G20 क्या है? G20 का ये मतलब नहीं कि इसमें 20 कंट्रीज हैं पूरी। इसका ये मतलब है कि G20 में पहले तो 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, तो इसको मिला के इसको G20 कहते हैं। इसमें होता क्या है कि हर एक कंट्री के और यूरोपियन यूनियन के जो फिनेंस मिनिस्टर होते हैं और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होते हैं, ठीक है, जैसे इंडिया इसका पार्ट है, तो इंडिया की तरफ से फिनेंस मिनिस्टर कौन हो गई? हमारी फिनेंस मिनिस्टर हो गई निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, और सेंट्रल बैंक गवर्नर हमारे कौन हो गए? मतलब कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी। ठीक है, ये सारे लोग एक प्लेटफॉर्म है, ये मतलब समझिए G20 एक प्लेटफॉर्म है, उस पे एक साथ आते हैं और इंटरनेशनल और जो फाइनेंशियल इश्यूज है ना उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन को एक साथ होना, वहां के फिनेंस मिनिस्टर और जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं उनको एक साथ लाना बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब इसके पीछे कुछ तो हुआ होगा कि इतनी जो 19 कंट्री यूरोपियन यूनियन है, ये सारे लोगों को एक साथ आना पड़ा पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए, फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने के लिए। तो उसका हुआ ये था दोस्तों कि 1997, ठीक है, मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बता दे रही हूँ जिससे आपको एक स्टोरी पता चल जाएगी, क्योंकि स्टोरी माइंड में फीड हो जाएगी आपके। तो जो 1997 ईयर था, इसमें एक्सटर्नल डेफिसिट, देखिए थोड़े थोड़े रीजन मैं आपको ऐसे बताती जा रही हूँ कि एक्सटर्नल डेफिसिट्स, क्रेडिट बबल्स और भी इकोनॉमिक रीजंस की वजह से थाईलैंड में, ठीक है, थाईलैंड में एक क्राइसिस ओरिजिनेट हुई। कहाँ हुई? थाईलैंड में। और इस क्राइसिस को हम कहते हैं ईस्ट एशियन क्राइसिस। क्या कहते हैं? ईस्ट एशियन क्राइसिस। और इस ईस्ट एशियन क्राइसिस को ही टॉम यम कुंग क्राइसिस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टॉम यम, YAM है ये, कुंग, KUNG, इसको टॉम यम कुंग क्राइसिस भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे ये क्राइसिस थाईलैंड में स्टार्ट हुई तो जो थाईलैंड की करेंसी है थाई बाट, ठीक है, ये पूरी डीवैल्यूएट हो गई। ठीक है, और उससे होता क्या है कि धीरे धीरे ये जो क्राइसिस थाईलैंड में ओरिजिन हुई, ये जापान, साउथ कोरिया, ऐसे होते होते पूरी ईस्ट एशिया को इसने कवर कर लिया। और ईस्ट एशिया को कवर कर लिया, इसका मतलब कि पूरे वर्ल्ड में ये क्राइसिस फैल गई। पूरा वर्ल्ड इससे हिल गया था इस क्राइसिस की वजह से। कौन सी क्राइसिस? ईस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से, जो कि 1997 में हुई थी। पूरा वर्ल्ड इससे हिल गया। तो डिसाइड क्या किया, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये सारी कंट्रीज एक साथ आएंगी ताकि दोबारा कोई ऐसी घटना ना हो जाए, दोबारा कोई ऐसा क्राइसिस ना हो जाए जिससे कि हर किसी को सफर करना पड़ जाए। ठीक है, तो ये क्राइसिस जो है, मतलब जो भी हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें होती हैं वो कौन ज्यादा अच्छे से समझ सकता है? ये फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, ठीक है, और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स, ये लोग बहुत अच्छी तरीके से सब चीजें डील कर सकते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया फिर कि इतने लोग एक साथ आएंगे, इतनी कंट्रीज के।
ताकि हर एक चीज पे डिस्कशन हो सके, फाइनेंशियल इश्यूज पे डिस्कशन हो सके, ताकि दोबारा ऐसा कोई क्राइसिस पूरे वर्ल्ड को झेलना ना पड़े। ठीक है, इसलिए G20 को स्टैब्लिश किया गया था। कौन से ईयर में? तो देखिए ये क्राइसिस हुई 97 में और G20 को फॉर्म किया गया था 99 में। वो 19 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो वो हैं, ये देखिए पूरी लिस्ट है। ठीक है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके एंड यूएसए, है ना। देखिए आपको ऐसे याद नहीं हो पाएगा, इसलिए ये पूरा इनका फ्लैग देख लीजिए। ठीक है, और ये है एक यूरोपियन यूनियन, वो 19 कंट्रीज प्लस ईयू। ठीक है, ये टोटल इसके मेंबर्स हैं, किसके? G20 के। अब हम देखते हैं, इनिशियली G20 फोकस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज। मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज जिससे हम पढ़ते हैं इन्फ्लेशन, है ना। इन्फ्लेशन पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन मीन्स सडन जंप ऑफ अ प्राइस। बहुत बर्निंग एग्जाम्पल हमने अभी इंडिया में ही देखा था कि जो टमाटर हैं उनका रेट 30 kg से लेके अचानक से 200 kg हो गया। तो ये जो प्राइस जंप हुआ है ना, इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन कितने तरीके के होते हैं? तो ये 2 तरीके के होते हैं। मैंने ये पूरा जो इन्फ्लेशन पे एक मतलब शॉर्ट्स भी बनाए हुए हैं, प्लस जो मैं करंट अफेयर्स डेली आपको कवर करती हूँ उसमें भी जब इन्फ्लेशन से रिलेटेड न्यूज़ आती है तो मैं उसमें इन्फ्लेशन भी आपको पढ़ाई हुई हूँ। अगर आपने करंट अफेयर्स मेरी देखी है तो आपको इन्फ्लेशन अच्छे से पता होगा। अगर नहीं देखे हैं तो जो मेरा शॉर्ट्स है सिर्फ 40 सेकेंड में पूरा इन्फ्लेशन मैंने विथ एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन किया है, आप उसको देख लीजिएगा कि 2 तरीके के होते हैं इन्फ्लेशन। एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक में जैसे इन्फ्लेशन हो गया, जीडीपी है ना, जीडीपी हो गया। उसके अलावा आपको अगर नहीं पता है तो भी बता दे रही हूँ, और पता है तो बहुत ही अच्छी बात है कि एलपीजी रिफॉर्म्स जो हम पढ़ते हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स, एलपीजी मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, लिबरलाइजेशन क्या होता है? तो गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस होते हैं ट्रेडिंग को लेके, या फिर किसी किसी कंपनीज पे भी होते हैं जो रेगुलेशंस होते हैं, जो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, उन पे उनको थोड़ा ईज कर देना। मतलब कि मान लीजिए बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा है किसी चीज पे, कि मतलब मान लीजिए हमारे 15 प्रोडक्ट्स हैं और गवर्नमेंट बोल रही है कि ये जो 15 प्रोडक्ट्स हैं हम उसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप थोड़ा ईज कर दीजिए। ईज करने पे क्या होगा कि 15 के बजाय ऐसे 7 हो गए प्रोडक्ट्स या 8 प्रोडक्ट्स हो गए जिसको कि एक्सपोर्ट नहीं करना है, बाकी प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे वे में डेवलप हो सके, उसकी मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, तो ये हो गया लिबरलाइजेशन का मतलब। और प्राइवेटाइजेशन मतलब ये तो हमने हर जगह देखा है कि गवर्नमेंट जो है बहुत सी चीजें आजकल प्राइवेटाइज कर रही है। प्राइवेटाइज करने का मतलब है कि जो स्टेट ओन्ड बिजनेस होते हैं उनकी जो ओनरशिप है ना, वो प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक है, ये होता है प्राइवेटाइजेशन में। और ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। आप इसी से सोचिए, पूरे ग्लोब की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, ठीक है, उनको इंटीग्रेट करना। मतलब इंडिया की इकोनॉमी, ऐसे मैं बता देती हूँ कि इंडिया की इकोनॉमी को और जो सारी कंट्रीज हैं उनके साथ इंटीग्रेट करना। ठीक है, ताकि फ्री ट्रेड हो सके, मतलब मनी जो है वो अच्छी तरीके से उसकी ट्रेडिंग हो सके, ट्रांसफर हो सके। प्लस लोगों का आपने देखा होगा कि लोग इंडिया से अब यूएस जाते रहते हैं, जर्मनी जाते रहते हैं, जर्मनी के लोग इंडिया भी आते हैं या फिर किसी और कंट्री आते हैं, तो माइग्रेशन लेवल बहुत बढ़ गया है कंपैरेटिवली, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक में इंक्लूडेड होती हैं। तो G20 का ये फोकस था कि इन्फ्लेशन हो गया, जीडीपी हो गया, या फिर नेशनल इनकम हम इसको कहते हैं, एक्सचेंज रेट हो गया, इन सारी चीजों को डील करना, है ना।
लेकिन धीरे हुआ क्या कि 2007 में, अभी आपने 1997 की क्राइसिस देखी जिसकी वजह से G20 को बनाया गया, है ना। फिर 2007 में एक क्राइसिस हुई, ये बहुत ही बड़ी क्राइसिस थी, मतलब इसमें जो यूएस है वो बैंकरप्ट हो गया था, ठीक है, मीन्स यूएस बैंकरप्सी ऑफ अ बैंक। ये है 2008 की क्राइसिस, बहुत बड़ी क्राइसिस थी। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इंडिया वाज नॉट अफेक्टेड मच बिकॉज ऑफ द रोबस्ट आरबीआई पॉलिसीज, ठीक है। आरबीआई की जो पॉलिसीज हैं वो इतनी ज्यादा रोबस्ट थी, इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि जिसकी वजह से इंडिया जो है वो सफर नहीं किया, वो बच गया, और पूरा वर्ल्ड इस 2008 की जो क्राइसिस है उससे सफर किया था, ठीक है। तो जैसे ये सारी चीजें हुई ना, तो G20 जो पहले सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज से डील करता था, उसने धीरे धीरे और भी चीजों को अपने अंडर ले लिया, और भी ज्यादा अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाया कि यार हमने तो पहले सोचा था कि ऐसी क्राइसिस ना हो 1997 वाली, लेकिन ये तो 2008 की क्राइसिस और भी बड़ी हो गई, है ना। 2007-8 इनफैक्ट 2007-8 की क्राइसिस तो ये भी आ गई, वो भी यूएस में आ गई है। तो इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने फिर और भी सेक्टर्स को अपने अंदर इंक्लूड कर दिया, जैसे ट्रेड हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड एंटी करप्शन मैटर्स। इन सब चीजों को इन्होंने अपने अंदर इंक्लूड कर लिया, इनसे भी इन्होंने डीलिंग स्टार्ट कर दी। फिर अब हम देखते हैं, देखिए पहले 2007 से पहले ना जो G20 की मीटिंग है वो एनुअली नहीं होती थी, रेगुलर बेसिस पे नहीं होती थी, लेकिन जब ये 2007-8 की क्राइसिस आई उसके बाद से G20 की जो मीटिंग है वो पर ईयर हेल्ड होना स्टार्ट हो गई, मीन्स एनुअली स्टार्ट हो गई मीटिंग हेल्ड होना, ठीक है, ताकि दोबारा कभी ऐसा फिर से ना हो जाए। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें कितनी कंट्रीज है, 19 है प्लस एक यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। तो ये जो 20 है ना टोटल, ये 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड अबाउट 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इसको कॉम्प्राइज करते हैं। मतलब ये अकेले ये जो 20 मेंबर्स हैं वो पूरे वर्ल्ड की 85% जीडीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पूरे वर्ल्ड की 75% ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और पूरे वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन ये 20 मेंबर्स जो हैं इन्हीं के पास है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो फैक्ट्स है ना ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अभी जो है जैसे जिन्होंने भी बीपीएससी दिया होगा उनको अच्छे से पता होगा कि बीपीएससी में ये डेटा दिया हुआ था, ठीक है, बस ये ट्रेड की जगह 50% दिया हुआ था 75% की जगह, है ना। तो ये डेटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब कितने परसेंट जीडीपी है, कितने परसेंट ट्रेड है, कितने परसेंट पॉपुलेशन है, ये सारी चीजें आपको रटी होनी चाहिए G20 के बारे में। मैं बार बार ये बोलती हूँ, इनफैक्ट मैंने करंट अफेयर में भी आपको इतना ज्यादा इस चीज पे फोकस करवाया हुआ था कि ये लाइन जरूर याद रखिएगा, और आप बीपीएससी अगर आप दिए होंगे तो आपको पता होगा कि ये तीनों सेंटेंस आए हुए थे जिनमें से बस ग्लोबल ट्रेड वाला आंसर जो है वो गलत होगा, क्योंकि वो 50% नहीं वो 75% होगा, ठीक है। तो ये फैक्ट याद होनी चाहिए दोस्तों। फिर हम देखते हैं इन 2007 G20 was elevated to the level of state or government and was named the premier forum for international economic cooperation in the wake of global financial and economic crisis। जैसा मैंने आपको बताया कि जो 2007 और 8 वाला क्राइसिस था वो बहुत ही बड़ा था, उसकी वजह से जो G20 है वो एनुअली हेल्ड होने लगा। उसके बाद G20 इतना बड़ा हो गया कि इसको प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन बोला गया। क्या बोला गया? देखिए ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन? G20, G7, G8 भी था,
ठीक है। G8 में रशिया इंक्लूडेड था, फिर जब रशिया को हटा दिया गया तो ये वापस से G7 बन गया। ठीक है, ये एक अलग स्टोरी है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको ये भी बता दूंगी, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको काम आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आ गए या फिर आसियान से आ गया कि ये आसियान है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो G20 का नाम है, ना कि आसियान, ना कि G7 या G8 का। ठीक है। इट डज नॉट हैव अ सेक्रेटेरिएट और हेडक्वार्टर्स बट इट्स प्रेसिडेंसी इज सपोर्टेड बाय ट्रोइका। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि G20 जिस तरह और जगह हमने पढ़ा है कि कहीं कहीं किसी के हेडक्वार्टर पेरिस में है, किसी के वॉशिंगटन डीसी में है, तो किसी का न्यूयॉर्क में है, और मोस्टली हम पढ़ते हैं जेनेवा में, है ना, जेनेवा स्विट्जरलैंड, यहाँ पे हेडक्वार्टर्स होते हैं किसी न किसी के ऑर्गेनाइजेशन के। लेकिन G20 का एज सच कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है या फिर कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है। ये ट्रोइका की बेसिस पे अपनी प्रेसिडेंसी को हेल्ड करता है। अभी ट्रोइका क्या है ये आप देखिए, ये क्या आप देख रहे हैं, ये 3 हॉर्सेस हैं जो एक व्हीकल को चला रहे हैं, है ना, और ये कहाँ पे है, ये रशियन व्हीकल है। ठीक है, ये एक रशियन व्हीकल है पुल्ड बाय 3 हॉर्सेस विच रिप्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, ट्रोइका मीन्स पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसको आप ऐसे समझिए, सपोज 2022, ठीक है, इसकी प्रेसिडेंसी G20 वाली किसके पास थी, तो ये थी इंडोनेशिया के पास। किसके पास, इंडोनेशिया के पास। ये मान लीजिए प्रेजेंट है, प्रेजेंट में ये किसके पास थी, तो ये थी इंडिया के पास 2023 वाली। और फ्यूचर में ये किसके पास होगी, मीन्स 24 की हम बात कर रहे हैं कि 2024 में इसकी प्रेसिडेंसी होगी ब्राजील के पास, है ना। तो ये है ट्रोइका, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ओके, देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ भी है, इंडिया 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में इंडिया, 2024 में ब्राजील। ओके, ऑन December 1, 2022, India assumed its presidency for 2023. See, जो वन डे एग्जामिनेशंस होते हैं ना, जिस तरह स्टेट PSA हो गया, SSC हो गया, ठीक है, मतलब ऐसे एग्जाम्स में ना कभी कभी ये फैक्ट के तौर पे पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्पेसिफिक डेट को इंडिया ने इसकी प्रेसिडेंसी एज्यूम की थी। तो आपको डेट पता होनी चाहिए, कौन सी डेट है, तो डेट है 1 दिसंबर 2022। ठीक है, 1 दिसंबर 2022 को इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी को लिया था, जो कि 2023 में होनी थी। ठीक है, इट्स डिसीजंस आर नॉन बाइंडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि ये बाइंडिंग होता है या नॉन बाइंडिंग होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी डिसीजंस ये 20 कंट्रीज लेती हैं या फिर 20 मेंबर्स लेते हैं वो नॉन बाइंडिंग होते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर ये डिसीजन ले लिया गया है तो सारी कंट्रीज इंप्लीमेंट ही करें, वो बाउंड नहीं है किसी चीज से, मतलब कि कोई कंपल्सरी नहीं है कि जो भी डिसीजन लिया गया है वो सारी कंट्रीज जो हैं, ये 20 मेंबर्स जो हैं, वो इम्प्लीमेंट करें ही करें। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। ये नॉन बाइंडिंग होता है नेचर में, बाइंडिंग नहीं होता है। ओके, ठीक है, ये तो हमारा G20 के बारे में इंट्रोडक्शन रहा। उसकी हिस्ट्री रही कि कौन सी क्राइसिस की वजह से G20 स्टैब्लिश किया गया और कौन सी क्राइसिस की वजह से ये एनुअली जो है हेल्ड होना स्टार्ट हो गया, और उस क्राइसिस से क्या क्या दिक्कतें हो गई थी, इसके कितने मेंबर्स हैं, इसका हेडक्वार्टर है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें अभी हमने पढ़ी। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए ये है ट्रोइका, है ना, और इस ट्रोइका है इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राज़ील। ठीक है, और इस बार जो G20 इंडिया में हुई थी, मतलब इंडिया के पास उसकी प्रेसिडेंसी थी 2023 वाली, ठीक है, उसकी थीम क्या थी, देखिए थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, थीम से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, या फिर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। कोई सा भी ऑप्शन आए आपको उसको
सही मार्क करना है। अगर दोनों ऑप्शंस है तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसकी थीम क्या थी, ये आपको रटा होना चाहिए, वासुदेव कुटुंबकम, या फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो दोस्तों ये तो इंट्रोडक्शन था हमारा G20 के बारे में। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि G20 जो कि इंडिया में हुई थी उसके जो आउटकम्स है, उसके जो रिजल्ट्स हैं, उनके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इट हैज 2 ट्रैक्स, फाइनेंस ट्रैक, शेरपा ट्रैक। ठीक है, देखिए जो G20 होती है, ठीक है, इसके 2 ट्रैक होते हैं, 2 माध्यम होते हैं। एक होता है फाइनेंस ट्रैक और एक होता है शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक में कौन से होंगे लोग, फाइनेंस से रिलेटेड ही आपको समझ में आ जा रहा होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर्स होंगे और सेंट्रल बैंक गवर्नर होंगे। ठीक है, और शेरपा ट्रैक, शेरपा में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के पर्सनल इनवॉइस होते हैं, मतलब कि मान लीजिए जो मेंबर कंट्रीज हैं वो अपने पर्सनल इनवॉइस को जो भेजती हैं उनको शेरपा ट्रैक कहते हैं। जिस तरह इस बार इंडिया की तरफ से शेरपा कौन थे, तो वो थे नीति आयोग के एक्स सीईओ अमिताभ कांत जी। कौन थे, अमिताभ कांत जी शेरपा थे हमारी तरफ से, मतलब इंडिया की तरफ से। ठीक है, और इस शेरपा ट्रैक, इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इनका फंक्शन होता है ओवरसीइंग द नेगोशिएशंस, मतलब जो भी कंट्रीज हैं, देखिए ऐसा तो है नहीं ना कि अगर मान लीजिए यूएस है, ठीक है, उसने अपनी कोई चीज जो है वो प्रेजेंट की, अपना कोई प्रपोजल रखा और सारी कंट्रीज जो हैं, मतलब बाकी जो, मतलब आउट ऑफ 20 अगर यूएस ने कोई प्रपोजल रखा तो बाकी की जो 19 मेंबर्स हैं वो तुरंत इस पे राजी हो जाएंगे, तुरंत इसको मान लेंगे, ऐसा तो है नहीं। हर एक कंट्री अपना प्रॉफिट लॉस सब कुछ मतलब कैलकुलेट करेगी, उसके अकॉर्डिंग वो प्रपोजल मानना है कि नहीं मानना है। मतलब ऐसा है, मान लीजिए कोई कि यूएस है, उसने कोई प्रपोजल रखा, ठीक है, आउट ऑफ 20 मेंबर्स यूएस ने कोई प्रपोजल रखा, ठीक है, तो ऐसा है नहीं कि जो 19 मेंबर्स हैं वो तुरंत उस प्रपोजल को हाँ कर देंगे, मतलब तुरंत मान लेंगे। ठीक है, कभी कभी मान भी लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हर एक कंट्री अपना प्रॉफिट लॉस सब कुछ देखेगी, सारी चीजें वो कैलकुलेट करेगी, उसके अकॉर्डिंग कोई भी प्रपोजल कोई भी कंट्री अगर रखती है तो उसको माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये नेगोशिएशन होता है। मान लीजिए ये प्रपोजल है, वो कंट्रीज को अच्छा लगा लेकिन वो थोड़ा उसमें चेंजेस करवाना चाहती हैं, तो नेगोशिएशन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, और फिर वो प्रपोजल जो है वो सारी कंट्रीज द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें कौन देखता है, तो ये देखता है शेरपा। डेलिबरेटिंग ऑन द एजेंडा इसका दूसरा फंक्शन है, और तीसरा फंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग द सब्सटेंटेटिव वर्क ऑफ G20। ठीक है, देखिए ये जो तीनों फंक्शन है ना शेरपा के, इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये तीनों लाइनें दे सकती हैं और पूछा जा सकता है कि ये कौन डील करता है, फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक गवर्नर या फिर शेरपा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो तीनों फंक्शंस है वो कौन परफॉर्म करता है, तो वो करते हैं शेरपा। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो इंट्रोडक्शन की G20 की। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि जो भी डिसीजंस लिए गए हैं, जो भी आउटकम्स हुए हैं, जो भी रिजल्ट्स हुए हैं 2023 की, जो कि इंडिया में हेल्ड हुई थी इस प्रेसिडेंसी की, तो आप हमें बताइएगा, मैं उस पे भी एक शॉर्ट लेक्चर लेके आऊंगी ताकि आपकी जो प्रिपरेशन हो बहुत ही अच्छे वे में हो सके। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ मैं टेलीग्राम अकाउंट पे अपने अपलोड कर दूंगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वो फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।